नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, तालिबान बड़ा एम्बिगुअस सा कैरेक्टर हो गए हैं मौजूदा दौर में। समझ नहीं आ रही कि ये किसकी साइड पे हैं। और जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है वो आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो उसके लिए जो जमीन इस्तेमाल हो रही है वो अफगानिस्तान की है, चाहे वो BLA हो चाहे वो TTP हो। लेकिन उसके बाद फिर चीन की एंट्री होती है और वो कोशिश करता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ठीक हों और थोड़ा सा राय रास्त पे लाया जाए अफगानिस्तान को। और लगता ऐसे है कि जब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात होती है कि ये राय रास्त पे अब आ जाएंगे। लेकिन उन्हीं के एक जनरल ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि जिसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि वाकई कोई अमन की तरफ तालिबान जा रहे हैं। और बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे साथ फिर गद्दारी होने जा रही है या ऑलरेडी हमारे साथ गद्दारी हो रही है और अभी तक हम आंखें बंद करके बैठे हैं। तो डिटेल से आज ये स्टोरी जानते हैं कि क्या तालिबान सुधरे हैं या नहीं सुधरे, और अगर वाकई सुधर गए हैं तो उनके ये जो जनरल हैं ये वाकई इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सादे जनरल नहीं है, ये इंटेलिजेंस के भी उनके चीफ रह चुके हैं। तो जानते हैं डिटेल से स्टोरी। अब एक अफगान जनरल है, साबिक जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल है, उसका एक इंटरव्यू आया है और ये इंटरव्यू बिकास नाम का एक चैनल है, सोशल मीडिया चैनल है, और उसके ऊपर एक रिपोर्टर है रहमान बनोरी, बड़ा पुराना जर्नलिस्ट है, उसने ये इंटरव्यू किया है। और जिस जनरल का इंटरव्यू किया गया उसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल सैयद समी सादात है और ये रिटायर है। ये पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे, ये रिटायर है। और हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में ये अफगानिस्तान के अंदर बड़ा मजबूत आदमी था और इसके पास जो पोर्टफोलियोज थे वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। एक तो ये डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस था, यानी आप समझें कि जिस तरह MI होती है और बिल्कुल उसका डायरेक्टर था ये। दूसरा ये स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस का कमांडर भी रहा है, क्योंकि अमेरिकन के साथ साथ यहाँ पे अफगान स्पेशल फोर्सेस भी थी अफगानिस्तान के अंदर, और वो जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते थे उसका ज़रा एक अलग पूरा डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट का ये कमांडर था। और इसके साथ साथ फिर ये डिप्टी चीफ भी रहा है वहाँ पे अफवाज, जो अफगान अफवाज है उसकी। तो 2019 से लेकर 2021 तक बड़ी अहम पोजीशंस पे था और उस वक्त सारे अमेरिकन निकल रहे थे अफगानिस्तान से और अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था और साथ साथ इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव था अफगानिस्तान के अंदर। तो उस ज़माने में भी पाकिस्तान ये एतराज़ कर रहा था कि इतने ज़्यादा कौंसल खाने इंडियन अफगानिस्तान के अंदर क्यों है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस के मिशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौंसल खाने इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बनाए और हर जो बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वहाँ पे इनका कौंसल खाना है। तो क्यों है? उसी ज़माने में ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इंडियंस का, रॉ का, और वहाँ पे उनके एजेंट्स मौजूद थे। और अगर आप इमरान खान साहब तक के दौर को देखें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फसादात थे और ख़राबी पैदा की जाती थी, और BLA भी उसी ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हुई, उससे पहले थी लेकिन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी जितनी उस दौर में हुई। फिर TTP जो थे उसकी पुष्ट बनाई शुरू हो गई और उसने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए उस ज़माने में। और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एतराज़ भी करता था कि अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये बड़ी ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ। फिर अशरफ गनी साहब के सामने भी कई मरतबा पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, फिर हामिद करज़ई के दौर में भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन उस वक्त जो अफगान गवर्नमेंट थी या अमेरिकन से वो कहते थे नहीं जी हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने बहुत सारे एविडेंस भी दिए कि अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं तो ये पाकिस्तान के जो भागे हुए लोग हैं ये वहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, तो ये TTP वहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन बहरहाल उसके बाद अमेरिकन चले गए, जब चले गए तो फिर पाकिस्तान का ये ख्याल आया कि अब हमारी अपनी गवर्नमेंट वहाँ पे चली जाएगी, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के पास ही थे और पाकिस्तान ने ही अमेरिका के सामने उसे कतर के अंदर बिठाया था और ये पाकिस्तान की हिफाजत में थे सब लोग, जैसे हक्कानी ग्रुप है, बाकी लोग पे इनकी, बल्कि आज भी फैमिलीज यहाँ पे हैं, असासे इनके यहाँ पे हैं, जायदादें यहाँ पे। और 20-22 साल पाकिस्तान ने इन सब की मेज़बानी की और इन्हें अपने पास रखा। उस वक्त जब पूरी दुनिया और अमेरिका इनको तलाश कर रहा था और पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि ये हमारे हवाले करिए, हक्कानी नेटवर्क जो है ये बड़ी तबाही फैला रहा है वहाँ पे, ये अशरफ गनी को गवर्नमेंट करने नहीं दे रहा, ये हामिद करज़ई की गवर्नमेंट को हिला रहा है। बल्कि जनरल पाशा साहब ने मुझे एक बड़ा मजेदार वाक्य सुनाया, वो DJI ही थे। तो वो अफगानिस्तान के दौरे पे गए, काबुल में उनकी बल्कि हामिद करज़ई का दौर था, हामिद करज़ई साहब के साथ उनकी मुलाकात थी। जब जनरल पाशा वहाँ पे गए तो उसी दिन काबुल के अंदर एक खुदकुश हमला हो गया और बड़ा हमला हुआ और पूरा जो काबुल था हिला। तो उसकी थोड़ी देर बाद जनरल पाशा साहब की मुलाकात थी हामिद करज़ई साहब के साथ। तो हामिद करज़ई साहब ने जनरल पाशा साहब के साथ मुलाकात करते ही कहा कि पाशा साहब इस मरतबा तो आप अपने साथ ही ले आए। तो इस टाइप का भी उस जमाने में था कि जो अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है वो हक्कानी नेटवर्क कर रहा है और उसके पीछे पाकिस्तान है। और जब भी वहाँ पे अमेरिकन फौज के ऊपर हमला होता था या वहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर हमला होता था तो अमेरिकन पाकिस्तान से प्रोटेस्ट करते थे कि ये आपके लोग हैं हक्कानी नेटवर्क और ये अफगानिस्तान के अंदर चीज़ों को स्टेबल नहीं होने दे रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्लेम ये था कि देखें वहाँ पे इंडियंस क्यों बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान के अंदर छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। तो बहरहाल ये उस ज़माने में ये जनरल सैयद समी सादात जो थे वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंशियल थे और उस सारे सिस्टम को समझते थे। अब इनका इंटरव्यू चला है और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान के अंदर भारत इन्वॉल्व है और वो TTP को भी सपोर्ट कर रहा है और तालिबान गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहा है। और ये जो TTP है और ये जो तालिबान गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के अंदर फसादात फैला रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इनका कहना है कि इस दहशतगर्दी के पीछे तालिबान है और तालिबान के पीछे इंडिया है। तो ये पहली मरतबा इतना बोल्ड किस्म की स्टेटमेंट किसी जगह से मिली है और इस टाइप के जो एतराफ़ात हैं वो कह रहे हैं कि सामने फंडिंग आए। इंडिया कर रहा है फंडिंग और कर रहा है, आगे इन्हें पहुंचाने ट्रेनिंग का भी काम दे तालिबान कर रहा और ट्रेनिंग भी कर रहा है और फंडिंग भी कर रहा है। और उसके बाद वो TTP के बारे में कहता है कि TTP जो है उसको ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं
उसकी पीछे पुश बनाई जो तालिबान की है, और उससे पीछे जो फंडिंग है वो इंडिया की है। बीएलए के बारे में बीएलए और बीएलए के बारे में, दोनों के बारे में बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो ये टीटीपी और बीएलए के बारे में पहली मर्तबा एक एविडेंस आया, और वो भी अफगानिस्तान के अंदर से आया, और एक ऐसा शख्स बोल रहा है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था अहमद करजई साहब के दौर में और अशरफ गनी के दौर में। तो एक ऐसा आदमी जो वहां पे सिस्टम का हिस्सा रहा है, जब वो एतराफ कर रहा है, तो मेरा ख्याल है अब कोई चीज पीछे रह नहीं गई। हम इंडिया को हर जगह पे अब हमें नंगा करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा भी बहुत ज्यादा प्रूफ है जो पाकिस्तान ने चाइना को दिए थे, फिर यूएन के अंदर भी रखे गए थे। बल्कि कुलभूषण यादव जो है उसकी स्टेटमेंट भी हर जगह पेश की गई कि देख लें ये बंदा क्या करता रहा और क्या कर रहा था चाबहार में, और क्यों इसे मुसलमानों का नाम रखा हुआ था, और ये नेवी का ऑफिसर था। तो बहरहाल वो भी है, और बाकी जो पूरा नेटवर्क है जो पाकिस्तान के अंदर है, उनमें से बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, उनके इतराफी बयानात इकट्ठे किए गए, उन्होंने पूरा चैनल बताया कि दुबई पैसे भिजवाता है, दुबई से फिर वो प्रॉक्सीज होती हैं जिनके जरिए पैसा मुख्तलिफ जगहों से होता है वो पाकिस्तान आता है, फिर उन असैसन्स को ये पैसा दिया जाता है जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, फिर कोई ऑडियो कॉल्स जो हैं वो भी रिकॉर्ड हुई हैं, फिर व्हाट्सएप मैसेजेस भी रिकॉर्ड हुए हैं। चंद दिन पहले भी आपने देखा होगा कि DGISPR ने भी एक कॉल्स पेश की थी, बल्कि ज़्यादा पूरी कम्युनिकेशन, और उसके अंदर हर चीज़ थी कि इंडिया के अंदर कौन सा कैप्टन है, कौन सा मेजर है, कौन सा कर्नल है जो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, और किस तरह लोगों को पैसे दिए जाते हैं, और किस तरह वो सुसाइड अटैक करते हैं, या किस तरह बम रखते हैं वो, और उस बम ब्लास्ट के अंदर कितने लोग शहीद हो जाते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान पहले करता रहता था और पाकिस्तान के पास प्रूफ भी थी, लेकिन अब जो अफगानिस्तान की तरफ से ये एतराफ़ आया, मेरा ख्याल है इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और इसको हर जगह पे पेश किया जा सकेगा। इंटरव्यू ज़ाहिर है पश्तो ज़ुबान के अंदर है, दरी ज़ुबान के अंदर है, लेकिन उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल है पूरी दुनिया में, और बल्कि कोई भी शख्स इस इंटरव्यू को ट्रांसलेट करवा सकता है, जो ट्रांसलेटर्स हैं, जो ऐप्स होती हैं उसके ज़रिए। तो मैसेज बड़ा क्लियर है कि तालिबान जो है उनके पीछे इंडिया है, और तालिबान टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, और वो सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर फसादात की बाइस बनती है। ये मौजूदा हालात में आपको लगा कि कोई पॉलिसी चेंज की होगी तालिबान ने? ये तो इनका इंटरव्यू है, ये इनका दावा है, लेकिन क्या वाकई ही तालिबान अभी तक इंडिया के साथ हैं? अब इसके बारे में दो राय हैं। एक आरा तो ये है कि जो अफगान करैक्टर है ना वो बड़ा दिलचस्प है, वो उसे जहाँ से फ़ायदा होता है वो फ़ायदा लेता है। अगर उन्हें अमेरिकन पैसे देंगे तो अमेरिकन के साथ रहेंगे, रशियंस पैसे देंगे तो रशियंस के साथ रहेंगे, इंडिया अगर उन्हें माली मदद देता है तो वो उसको भी कबूल करेंगे। तो एक साइड से अफगान कल्चर ये भी है कि आप बाहर से इमदाद लें, बाहर से पैसा जो देता है उससे वो हासिल करें। दूसरा उनका एक और नेशनलिज्म भी है कि जी हम तालिबान हैं, हम अफगान हैं, और अफगानिस्तान हमारा मुल्क है और इसके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सका, और हमने किसी को टिकने नहीं देना। तो दूसरा करैक्टर ये है कि वो स्टेबिलिटी नहीं आने देते, वो अपने मुल्क के अंदर हो या किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो। तीसरा उनका ख्याल ये है कि जो तालिबानाइजेशन है उसको फैलना चाहिए, उसे ईरान तक भी जाना चाहिए, पाकिस्तान तक भी जाना चाहिए, यानी जो खुशहाल मुल्क हैं उनके हमसाये में इस्लामी मुल्क हैं उन तक उनका ये मैसेज जाना चाहिए, और वहाँ पे इसकी नर्सरी बननी चाहिए। तो तीन उनकी एफर्ट्स हैं जो बाज़-औक़ात नज़र भी आती हैं। अब ये जो चाइना का फैक्टर है ना, उसमें उसने कुछ डेंट डाला है, इनको समझाया भी है कि अगर आप इस तरह ईरान के साथ लड़ेंगे और पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान आपका है, क्योंकि पहले दुनिया आपके खिलाफ है, और जो आपके दो करीबी हमसाये हैं जो आपको मदद दे सकते हैं, जो आपके लिए रूट्स खोल सकते हैं, जहाँ से आपके लिए तजारती माल आ सकता है, जहाँ पे आप तजारती माल जिसके जरिए बैरूनी दुनिया में भिजवा सकते हैं, जिससे आप अपनी सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं, तो उनके साथ आप ना लड़ें, ना छेड़छाड़ करें इनके साथ, क्योंकि इस तरह आपका गला दबा दिया जाएगा और आप बिल्कुल फंस के रह जाएंगे। और इसके अंदर जो पाकिस्तान ने कई स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की हैं, जैसे वाह खान की पट्टी है, वाह खान की पट्टी के ऊपर पाकिस्तान ने छेड़छाड़ करके अफगानों को बता भी दिया कि अगर आपने ज़्यादा गड़बड़ की तो हम यहाँ से रास्ता खोलेंगे और चाइना और ताजिकिस्तान को कनेक्ट कर देंगे पाकिस्तान के साथ, और आपका पूरा एक सूबा गायब हो जाएगा। तो उसको भी उन्होंने ये मैसेज था अंदाज़ा लगवाने की कोशिश की कि आप जाग जाएं, वरना पाकिस्तान बहुत कुछ करने की पोजीशन में है। चाइना ने भी अब उनके पेज कसे हुए हैं। इस जो पेज कसने का जो अमल है उसके बाद तालिबान की तरफ से कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा रही, बल्कि उन्होंने बहुत सारे अपने जो कमांडर्स हैं टीटीपी के उनकी मदद करनी बंद कर दी, उनका असला भी उन्होंने जमा कर लिया और उनको डिस्प्लेस कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर है वहाँ से उनको पीछे धकेल रहे हैं कि सेंटर में चले जाएं, या फिर बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे चले जाएं, या फिर ताजिकिस्तान के बॉर्डर यहाँ पे चले जाएं, या फिर उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर की तरफ चले जाएं, ताकि पाकिस्तान से दूर हो जाएं। अब ये किया तो ये भी जा रहा है, लेकिन साथ सारे इंडिया से अगर पैसा मिल रहे हैं तो तालिबान कभी भी वो पैसा लूज नहीं करेंगे। उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो $1 बिलियन जो इंडिया देता है उसको भी ग्रैब करते रहें। तो हो सकता है कभी कभी वो छेड़छाड़ करते हो, कभी कभी पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इंडिया का मुलदखल है, टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट इंडिया से है 100%, इसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं। ठीक है, चले नाज़रीन चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी, इंडिया की एक और हांडी फट गई है। ये वर्ड यूज किया था पिछले चौड़ साहब ने, आज मैं थोड़ा सा डिटेल में भी पूछूंगा कि एक्चुअली होता क्या है। लेकिन याद रखिए कि दुनिया के अंदर कोई भी मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, मुल्क की सतह की बात कर रहा हूं, फॉरेन पॉलिसी में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं है, कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं है। कल जो आपके दुश्मन थे वो आज आपके दोस्त हो सकते हैं, और डिपेंड सिर्फ ये करता है कि आप दूसरे मुल्क की जरूरत कितनी है, या आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, आप दूसरे मुल्क के साथ चल कैसा रहे हैं। तो कुछ ऐसे दोस्त जो इंडिया के बहुत गहरे दोस्त थे और गहरे मरासिम थे, और वो मुल्क मतलब माजी में ऐसे रह चुके हैं कि पाकिस्तान के मरासिम शायद बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। अब एक ऐसे मुल्क ने जी तहलका मचा दिया है, इंडिया में जलजला आ गया, कोहराम मचा हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ
आके खड़ा हो गया। और खड़ा भी क्या हुआ है, कहता है जी कि हम तो कुदरती अलाय हैं। ये कौन सा मुल्क है और इंडिया को कितना बड़ा इससे नुकसान हुआ है, जानते हैं डिटेल से इस स्टोरी में। पहले हांडी की बात करनी है या दोस्त की बात करनी पहले हांडी की बात। है? पंजाब का जो पुराना कल्चर है ना, उसके अंदर मिट्टी की हांडियां होती थी हम्म। और मिट्टी के मटके, मिट्टी के बर्तन होते थे, कुम्हार बनाते थे। आज भी वैसे अवेलेबल है इंडिया के अंदर, तो बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे है। लेकिन उसके बाद जाहिर है फिर ये पतीले आ गए, कुकर्स आ गए और वहाँ पे शिफ्ट हो गए, और शहरों के अंदर तो ये सारा कल्चर खत्म हो गया। लेकिन गाँव के अंदर आज भी है, बल्कि शहरों के अंदर आज भी अगर कच्ची मिट्टी की जो कच्ची हांडी होती है उसमें जो पका हुआ खाना होता है वो बड़ा लजीज होता है, और होटलों ने वो भी प्रोवाइड करना शुरू किया हुआ है। आपने यकीनन देखा होगा, जिसको कड़ा, जिसको हांडी कहते हैं, है ना, और वो पूरी हांडी लेके आते हैं, हाँ जी, बंदे बिल्कुल, लोगों के उसमें सामने सर्व रखते हैं, सर्व होता है। तो ये जो मिट्टी की हांडी होती है ना, इसका ज़ाहिर है ज़्यादा देर तक ये जो आग है उसकी तपश को बर्दाश्त नहीं करती, एक लेवल होता है इनका। ठीक है। अब वो इस्तेमाल हो के घिस घिस के ज़रा कमज़ोर भी हो गई होती हैं। तो होता इस तरह है कि आपने कभी ठोकर लगी उसको, या पकाते रहे आप, बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल करते रहे या ज़्यादा मांजते रहे, तो हांडी ज़रा कमज़ोर हो जाते हैं। अब कमज़ोर होने के बाद बहुत सारे ऐसे खाने हैं कि जिसमें आपको 4-4 5-5 घंटे उस हांडी को चूल्हे के ऊपर रखना पड़ता है। कुछ इस टाइप के खाने भी हैं जो लंबा टाइम लेते हैं। वो बड़ा आपने गोश्त इकट्ठा कर लिया, फिर उसके अंदर बाकी चीज़ें भी आपने डाल ली, हांडी के अंदर आपने रखें, और बाकी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये तैयार होगी, उसके बाद नीचे उतरेगी और उसके बाद हम इसको एंजॉय करेंगे। इसके अलावा खाना भी कोई नहीं। और वो चूल्हे के ऊपर पड़ी पड़ी फट गई। फटने के बाद ये हुआ कि वो सारा सालन जो है, जो आपने मुर्ग मुसल्लम बनाया हुआ था, हैं, या आपने देसी कुकड़, या फिर आपने कोई जो छोटे बकरे का गोश्त है उसको जब उसके ऊपर चढ़ाया हुआ था, अब वो कमज़ोर हुई हुई थी, आपको अंदाज़ा नहीं था, और वहीं पड़े पड़े खड़ुच हो गई, और उसके बाद वो सारा सालन चूल्हे के अंदर गिर गया। तो क्या हालत हो गई मतलब इंडिया की फटकी जो हांडी है और उसमें जो मुर्गे मुसल्लम था वो उसका सारा जाया हो ज़ाया हो गया। तो ये एक पुराना मुहावरा है पंजाबी ज़ुबान का, कि हांडी फट जाना। तो बहरहाल अब हम आते हैं रशिया, जो इंडिया का है ना, बहुत पुराना इलाई है। जब पाकिस्तान और इंडिया तकसीम हुए थे तो उस वक्त से रूस के साथ इंडिया के ताल्लुकात है। नेहरू साहब को कहा जाता है कम्युनिस्ट हैं। अच्छा। तो वो एक कम्युनिज्म का बहुत बड़ा बुखार था इंडिया के अंदर, और इसीलिए वो सब उस तरफ उनका झुकाव था, रशिया की तरफ। ठीक है। तो शुरू में ही पाकिस्तान अमेरिका का अलाई बन गया, और जो इंडिया था वो रशिया का अलाई बन गया, और उनका ज़्यादा फोकस रशिया की तरफ था, बल्कि तमाम रशियन प्रोडक्ट जो हैं वो इंडिया के अंदर मिलती होती थी, और अमेरिकन प्रोडक्ट और यूरोपियन प्रोडक्ट पे बड़ा तवील अर्सा तक पाबंदी रही है। सिर्फ ये मनमोहन सिंह जब वजीर खजाना बने तो उन्होंने मार्केट ओपन की, जिसके बाद ये आपको जापानीज़ चीज़ें, चाइनीज़ चीज़ें और ब्रिटिश चीज़ें, यूरोपियन चीज़ें, और उसके बाद अमेरिकन चीज़ें आपको इनके इंडिया पास तो में असला भी 75% रशिया का था। और उसके अलावा भी मसलन इनकी अपनी गाड़ियाँ थी, जो ज़ाहिर मारुति गाड़ी थी, और जो वेस्टर्न गाड़ी है ना, यूरोपियन गाड़ी, वो बैन थी। तो मर्सिडीज़ गाड़ी होना इंडिया के अंदर बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल था, और उसके लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता था। बल्कि दिलीप कुमार जो थे, कितने मशहूर एक्टर थे, उनके पास एक मर्सिडीज़ गाड़ी आई थी उस वक्त, उन्होंने अपना पूरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मर्सिडीज़ गाड़ी इंपोर्ट की थी। बल्कि बाद में वो पता लगा कि चार्ल्स सोबराज से ली थी उन्होंने ना, कि उन्होंने ला के जली किसी जगह से चोरी करके तो उन्होंने बेची दिलीप कुमार को, वो बड़ा स्कैंडल बना था। तो बहरहाल आप ये अंदाजा लगाएं कि दिलीप कुमार साहब जैसा जो बंदा है, वो भी अगर गाड़ी इंपोर्ट करता है या खरीदता है मर्सिडीज़, तो वो कितना बड़ा काम था। यानी प्राइम मिनिस्टर लेवल तक जाके उसका आपको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वो उस वक्त सूरत हाल थी, और रशियन जो था उनके साथ बड़ा उनका करीबी ताल्लुक था, तो रशियन प्रोडक्ट्स जो थी वो पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल थे। और इंडियन फिल्में जो थी रशिया के अंदर देखी जाती थी, उनको डब करके ना, वहाँ इवन अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा सिनेमा थे, वहाँ पे इंडियन फिल्में चलती थी। राज कपूर बहुत मशहूर थे। राज कपूर, हाँ, और राज कपूर तो बहुत मशहूर थे रशिया के अंदर। और उनकी जो फिल्म थी ना, मेरा नाम जोकर, वो बड़ी रशियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुई और बहुत चलती रही। वो इंडिया में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म बेच दी थी, अपना सारा सरमाया लगा के उन्होंने घर बार बेच के वो फिल्म बनाई थी, और जब वो रशिया में जाके चली तो इतनी बड़ी हिट हुई कि बाद में उन्हें अफसोस हो रहा था कि मैंने चंद पैसों के एवज ये फिल्म दे दी। और बल्कि उसके बाद उन्होंने बॉबी बनाई थी, बॉबी कामयाब हो गई, और ये जो कमाल फिल्म थी ये फ्लॉप हो गई। वैसे अल्लाह ताला का अजीब सिस्टम है। बहरहाल अब रशिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात थे, अब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जंग थी। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने रशिया तोड़ दिया, यानी सोवियत यूनियन तोड़ दिया। अफगानिस्तान के अंदर 10 साल रशिया को एंगेज रखा और उसको फीती फीती कर दिया। उसके बाद सोवियत यूनियन निकल गया। आप देखें ना, 14-15 मुल्क आज़ाद हो गए। फीती फीती क्या होता है? वो छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा, इसको पंजाबी में कहते हैं फीती फीती। आपने मौला जट फिल्म नहीं देखी? देखिए वो कहता है फीती फीती कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े। तो वो जनाब अब रशिया के साथ उनके बड़े करीबी ताल्लुकात, उनका ख्याल ये था कि रशिया कभी हमें छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने शुरू किए, और अब ताल्लुकात की ये नौयत है इस जंग के बाद कि अब वो पाकिस्तान को पूरे दरवाजे खोल के उसका इस्तकबाल कर रहा है। 2 मुलाकातें हुई, एक कोलालमपुर में मुलाकात हुई वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तानी है साकडार साहब, और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगोई लारोव के दरमियान एक मुलाकात हुई थी। और उस ज़माने में, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये तो अभी की मुलाकात, और इस मुलाकात में उन्होंने ये फैसला किया था कि नेक्स्ट मुलाकात भी होगी और चाइना को भी साथ शामिल करेंगे, और रशिया, हाँ जी, रशिया और उसके बाद पाकिस्तान, इनका जो ताल्लुक है वो बहुत बेहतर हो जाएगा SCO के अंदर जो, और प्रॉपर एक अलग मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के अंदर बहुत ज़्यादा वादे वईद किए गए। उसके बाद तारिक फातमी साहब के सरबराही में एक वफ्द गया पाकिस्तान
का रशिया में। अब तारक फातमी साहब इसलिए लेके गए हैं, तारक फातमी साहब रशियन जुबान बड़ी ज़बरदस्त बोलते हैं अच्छा। और ये रशिया में एम्बेसडर रहे हैं। इनका जो कैरियर था एज ए डिप्लोमेट वो रशिया से स्टार्ट हुआ, बल्कि जब 1971 में पाकिस्तान तकसीम हुआ था तो ये बंगाली है, तो आपको पता होगा तारक फातमी साहब बंगाली हैं। जी जी। तो जब पाकिस्तान ब्रेक हुआ तो उस वक्त तारक फातमी साहब रशिया के अंदर थे और इनके वालिदैन जो थे वो ढाका में थे और ये बड़े परेशान थे कि उनको किस तरह ये पाकिस्तान लेके आए। तो उन्होंने बड़ा कोशिश करके अपना डिप्लोमेटिक चैनल से इस्तेमाल करके उनको कलकत्ता शिफ्ट किया और वहाँ से फिर उनको पाकिस्तान लेके आए थे। ठीक तो है। तारक फातमी साहब जो थे उस वक्त रशिया में, तो ये रशियन जुबान बड़ी अच्छी बोलते हैं, इसलिए जब भी रशिया के अंदर वफ्द भेजा जाता है तो तारक फातमी साहब को भेजा जाता है। बड़ी फ्लुएंट रशियन जुबान बोलते हैं और रशियन के लहजे में बोलते हैं। तो अब ये वहाँ पे गए और इनकी वहाँ पे नायब वज़ीर आज़म ओवरचक और ओवरचुक, इनका नाम बड़ा मज़ेदार है इनका। तो नायब वज़ीर आज़म जो ओवरचक के साथ इनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पे ओवरचक ने इनको ये बताया कि प्यूटन पाकिस्तान को अपना अहम शराकतकार समझता है और वो ये समझता है कि ये हम कुदरती इत्तेहादी हैं, यानी पाकिस्तान और रशिया कुदरती इत्तेहादी हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक बड़ी खबर है जो ज़ाहिर है इस वक्त रशिया के अंदर गर्दिश कर रही है और वहाँ से इंडिया के अंदर आई। तो इंडियन मीडिया ने इसको उठा लिया है और उन्होंने हाथ अपने सर पे रख लिए हैं और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ है और पाकिस्तान किस तरह हमारी सफारतकारी की जेब भी काट रहा है और ये कितना करीब आ गया रशिया के मामले में भी। और ऐसा लगता है कि हमारी जो पूछता है उसको बिल्कुल खाली कर दिया गया, अब हम किसी साइड से सपोर्ट नहीं हमें मिल रही। तो अमेरिकन इनके इत्तेहादी बने, जब वहाँ पे बाकायदा सरदकारी हुई इंडिया के अंदर तो उसके बाद ज़ाहिर इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट है, दोनों के दरमियान ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। पाकिस्तान ने अमेरिकन को अपनी साइड पे कर लिया, डोनाल्ड ट्रंप को तो अपने साथ मिला लिया और रशिया जो उनका कुदरती इत्तेहादी था, पुराना इत्तेहादी था, उसने अब पाकिस्तान को अपना कुदरती इत्तेहादी कहना शुरू कर दिया। तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारतकारी है और इंडिया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको परेशान होना भी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी का पूरा प्रोजेक्ट जो था वो फ्लॉप हो गया और उसने अपने दोस्त भी खो दिए और सारे के सारे दोस्त उनके हाथ से निकल रहे तो चॉइस साहब, इसका मतलब है कि इंडिया की जो हांडी है वो फीती फीती हो गई। पीती पीती। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। चौर साहब, एक खबर याद आ गई मैं आपको बताना कि इंडिया ने एक और चीज़ शुरू की है बड़ा सीरियसली। इस चीज़ के ऊपर वो बड़े अरसे से काम कर रहे थे और प्रॉब्लम उनका इसी चीज़ पे आ रहा था, फॉरेन पॉलिसी के अंदर और कुछ और चीज़ों के अंदर, के वो अपने आप को मजबूत बना सकें, अपनी हांडी को मजबूत बना सकें। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने सोचा, ये एक फार्मूला निकाला कि जो जो हांडी है ना, लफ्ज़ आपके पास आ जाता है ना उसको जलील करके रहते हैं। हांडी को उन्होंने सोचा कि हमने चलो गौ ठीक। मूत्र में डुबो के रखना, ये बात ये है। मजबूत बनेगी और दोबारा नहीं फटेगी। देखा, निकाल लिया ना कहीं से यार। मैंने डालना तो होता कहीं ना कहीं, मैंने कहा चले हांडी हद है, हद हांडी के है जरिए यार, लाते हैं। वैसे। ठीक है, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि पाक फौज की तरफ से बहुत स्ट्रेट बयान आ रहे हैं। कभी DGSPR बात करते हैं, पूरी दुनिया को पैगाम देते हैं, भारत को पैगाम देते हैं, और फील्ड मार्शल बात करते हैं तो वो भी बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, उसके पीछे कौन है। भारत के लिए बड़ा सख्त पैगाम होता है कि अगर कोई मुहिम जो की गई तो किस तरह से मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि कभी तुर्की के जो वजीर खारजा और वजीर दिफा इकट्ठे पाकिस्तान आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान के वजीर आजम अजरबैजान जा रहे हैं, कभी चाइना जा रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ अपने दोस्तों से और दूसरे वो अलाइज जिन्होंने स्पेशली पाकिस्तान का साथ दिया था, ये मुलाकातें बड़ी जोर पकड़ती जा रही हैं। तो ये माहौल क्या क्रिएट हो रहा है, चाहे क्या इसके पीछे कोई वजह है या ये कोई रूटीन वर्क है, इस चीज को जानते हैं आज के इस टॉपिक में। अच्छा, ऐसा है कि दो इश्यूज हैं जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहला तो ईरान के ऊपर जब इसराइल ने हमला किया और उसके बाद अमेरिका को उसने मजबूर किया कि आप जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की उसको तबाह करें, और अमेरिका ने फिर इसराइल के कहने पर न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। तो अब बहुत सी डिबेट चल रही है कि ईरान इतना बड़ा हदफ नहीं है जितना बड़ा हदफ पाकिस्तान है, और बहुत शुरू में नेतन्याहू ने ये भी कहा था कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी होगी, अगर आपको याद हो। तो इसराइली जो हैं वो पाकिस्तान को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि जोहरी तवानाई किसी इस्लामी मुल्क के पास नहीं होनी चाहिए, ये टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। और डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी इसीलिए बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी कि साइंसदान जो पाकिस्तान के हैं उन सबको बदनाम करके स्टेट के खिलाफ कर दिया जाए और या फिर उनको निशाना बनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान महफूज रहा, अल्लाह ने बड़ा खास करम किया और पाकिस्तान के ऊपर ना अल्लाह ताला का वो खास रहम और खास करम है। हर किस्म के मुश्किल हालात से पाकिस्तान निकल जाता है। तो दूसरा जो इशू है वो इंडियन है कि इंडिया की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर बाकायदा फसादात फैलाए जाए। ये इसी किस्म के फसादात हो जो 9 मई के अंदर हुए थे कि पाक फौज के ऊपर अटैक्स हों, फिर शहरों का कंट्रोल जो है वो स्टेट के हाथों से निकल जाए, बिलखसूस बलूचिस्तान के शहरों के अंदर जिस तरह कभी किसी शहर के अंदर अटैक हो जाता है और बैंकों को जला दिया जाता है और वहाँ पे जो सरकारी अमलाक है उसके ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। 2-2 3-3 घंटे वो वहाँ पे बैठे रहते हैं लोग, उसके बाद फिर आर्म फोर्सेज आती हैं तो वो कब्जा छुड़ाती हैं, या वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर्स को के ऊपर अटैक हो जाते हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कभी असिस्टेंट कमिश्नर को अटैक कर दिया गया, कभी डिप्टी कमिश्नर को कर दिया गया, कभी DPO को निशाना बना दिया गया और सरकारी अमलाक के ऊपर हमला करना। तो वो इंडिया ये चाहता है कि इस किस्म का कियास पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो 2 लेवल पे। एक तो पॉलिटिकल हो, जैसे इमरान खान साहब अब कॉल दे रहे हैं तो इंडिया चाहेगा कि ये कॉल फैले, और इसीलिए जब ट्वीट इमरान खान साहब का आई है तो उसको बड़ा घेर किया गया इंडिया से, उसको फैलाया गया कि जी वो ठीक कह रहे हैं इमरान खान और कौम को बाहर निकलना चाहिए, बल्कि एक जहन साजी की गई अवाम की कि इमरान खान को सपोर्ट करें आप, और उसके पीछे सारा पैसा और सारा जो एनर्जी है, सारी एनर्जी है वो इंडिया की है।
और दूसरा ये BLA को सपोर्ट ज़्यादा दी जा रही है, फिर TTP को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है, और थर्ड ये है कि नया फिनोमेना डेवलप किया जा रहा है, एक नई बहस शुरू की जा रही है कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम वो महफूज नहीं। ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान तीनों जगहों पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है, बिलखसूस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फौज। एक तो वो कहते हैं कि TTP और BLA उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, पाकिस्तान इनका मक्कू ठप के रहेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सीज़ हैं और इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं और बाकायदा सबूत दिए जा रहे हैं। अब जो जनरल समी है उसके क्लेम के बाद तो मेरा ख्याल है कोई बहस भी ला हासिल हो असर गया, रह ही नहीं जाता। कसर नहीं रह जाती। और